हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटल्स एकेडमी में। तो हमने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, राइट। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब क्या होती है सॉल्युबिलिटी? देखो, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब उस ग्लास में मैंने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, फॉर एग्जांपल वाटर लिया, ठीक है। अब उस वाटर में मैं नमक को डाल रही हूँ, ओके। तो 1 चम्मच नमक डाला, उसको स्टर किया, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया उस सॉल्वेंट में। एक और चम्मच डाला, उसको भी स्टर किया, वो भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया उस सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं रिपीट करती जा रही हूँ, लेकिन और वो जो सॉल्ट मैं डाल रही हूँ ना, वो अच्छी तरह से डिसॉल्व भी हो रहा है उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और वो जो सोल्यूशन है वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप अब नमक डालोगे ना, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद जितना भी नमक अब आप डालोगे ना, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है सोल्यूशन, राइट। कि कितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट आप एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालते हो ताकि वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम उसकी सोल्युबिलिटी बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये सब चीजें एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ही होती है, ठीक है। तो कितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट आप एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो या डालते हो ताकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम उसकी सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब जो सोल्युबिलिटी है ना, ये किन किन चीजों पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इन चीजों पे जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जो सोल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं ना, वो लिक्विड सोल्यूशंस की ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो भी हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके। तो हम जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस की, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में, और बाकी जो गैस एंड लिक्विड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलो देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, सॉलिड इन लिक्विड मतलब कोई भी सॉलिड आप एक लिक्विड में डाल रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल नमक डाला, शक्कर डाला, है ना, कोई भी लिक्विड में आप डाल रहे हो, ओके। तो तब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले, राइट। देखो, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है। जब आपने, फॉर एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, जब आपने पानी में नमक को डाला, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नमक उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। अब डिसॉल्व होने के बाद जो नमक है उसका कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन में बढ़ जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, क्लियर। तो डिसॉल्यूशन क्या होता है? डिसॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व से आया, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब आपने पानी में नमक को डाला तो क्या हो गया? कुछ नमक उसमें डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली, राइट। और उस सोल्यूशन में उस नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, क्लियर। अब क्या होगा? जो नमक आपने डाला, जरूरी तो नहीं कि पूरा नमक डिसॉल्व हो गया उस सोल्यूशन में, नहीं। उस सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पूरा नमक डिसॉल्व हो गया, नहीं। कुछ नमक जो है, नमक के पार्टिकल्स जो है ना, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ओके। वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो सोल्यूशन को छोड़कर नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं सोल्यूशन में, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? तो जब आपने, मतलब ये जो दो प्रोसेस है ना, ये साथ में साथ हो रहे हैं, ओके, साथ में हो रहे हैं। मतलब जब आपने नमक को पानी में डाला तो कुछ नमक जो है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा उस पानी में, और उस सोल्यूशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन, नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व होना। और कुछ सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, मतलब कुछ नमक के पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सोल्यूशन को सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। A stage is reached when the two process occur at the same rate. अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक ही रेट पे हो रहे हैं, है ना। मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। मतलब जितना नमक आप डाल रहे हो उतना ही नमक अब उस सोल्यूशन में से बाहर आ रहा है, ओके। उतना जितना सोल्यूट पार्टिकल्स आप डाल रहे हो, है ना, उतना ही सोल्यूट पार्टिकल्स आप सोल्यूशन को छोड़कर बाहर आ रहा है, राइट।
तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच हो गया है कि जितना नमक आप अब डाल रहे हो उतना ही नमक बाहर सोल्यूशन को छोड़ कर आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है ना सोल्यूट का वो कांस्टेंट ही है। अंडरस्टूड? वो नहीं चेंज हो रहा है, जितना था उतना ही रहेगा। बट ये दोनों प्रोसेस चलेंगे एक साथ, मतलब जितना सोल्यूट पार्टिकल्स आप डाल रहे हो अब उतना ही सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर आ रहे हैं, मतलब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट पार्टिकल्स का उस सोल्यूशन में वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये सब चीजें आपको पता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो रहा है और प्रेशर पे ही हो रहा है। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ। ओके फाइन। अब जो सॉलिबिलिटी है ना सॉलिड की लिक्विड में, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो कैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में ये डिपेंड होती है सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब आपने इस बारे में पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब एक जैसी चीजें एक में ही डिजोल्व होंगी। ठीक है, मतलब पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। ठीक है, अब पोलर नॉन पोलर इसका मतलब क्या है? कब एक सब्सटेंस में आप बोल सकते हो कि पोलैरिटी आ गई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं नमक की बात करती हूँ, NaCl। ठीक है, अब NaCl में जो क्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? तो वो क्या करेगा, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? दैट मीन्स पोलैरिटी आ गई दोनों में। ओके, दोनों के बीच में क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। तो जो NaCl है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर, क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहे हैं, राइट? तो जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे और जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, अब उसमें मैं नमक डाल रही हूँ तो नमक तो पूरी तरह से डिजोल्व हो रहा है, उसमें स्टर किया तो डिजोल्व हो रहा है। लेकिन पानी में अगर मैंने ऑयल या केरोसिन डाल दिया तो क्या वो डिजोल्व होगा पानी में? नहीं, वो एक लेयर बना देगा ऊपर अपनी, राइट? वो डिजोल्व नहीं होगा उस पानी में। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो तो आपका पोलर है सॉल्वेंट, लेकिन जो आप ऑयल डाल रहे हो वो क्या है? एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, राइट? तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व कैसे होगा, है ना? तो पोलर जो है वो पोलर में ही डिजोल्व होगा। जैसे पहले वाले केस में जब हमने पानी में नमक डाला तो पानी भी आपका क्या है? आयंस फॉर्म करता है, वो भी एक पोलर सॉल्वेंट है और जो नमक आप डाल रहे हो वो भी एक पोलर सब्सटेंस है, राइट? तो पोलर सब्सटेंस पोलर में ही डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। अब जब ऑयल आपने पानी में डाला, ऑयल तो डिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन उसी ऑयल को अगर आप अल्कोहल में डालते हो तो वो ऑयल पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल भी क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ऑयल भी आपका एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्लियर? तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे और जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में ही डिजोल्व होंगे। क्लियर? इसलिए हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब एक जैसी चीजें एक में ही डिजोल्व होंगी। क्लियर? ओके, अब ये था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम किसकी सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड की। अब ये जो टेम्परेचर इफेक्ट है ना ये ली चैटलियस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ये क्या होता है ली चैटलियस प्रिंसिपल? ये आपने पढ़ा भी होगा और अगर नहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है तो एक रिकैप करते हैं, ठीक है? अब देखो ली चैटलियस प्रिंसिपल को समझना है तो मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अब अगर आप उस सिस्टम में कोई चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जो सिस्टम है ना वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा आपका, जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, ये होता है ली चैटलिस प्रिंसिपल। क्लियर? एक बार और रिपीट करती हूँ। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और अगर आपने कोई चेंज किया उस सिस्टम पे, ठीक है, तो जो आपका सिस्टम है ना, जो इक्विलिब्रियम है, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में मत सो रहे हो, ठीक है, पंखा चला के फैन चला के मत सो रहे हो, मतलब अब आप एक इक्विलिब्रियम में हो, है ना?
राइट, लेकिन किसी ने आके आपके रूम का एसी चालू कर दिया, ठीक है, तो अब आप क्या किया, अब आपके रूम का टेम्परेचर चेंज किया, राइट, अब टेम्परेचर कैसा हो गया आपके रूम का, कोल्ड हो गया, राइट, ठंडा हो गया, तो अब आप क्या करोगे, उस टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उसको रेजिस्ट या उसको अपोज करने के लिए आप क्या करोगे, चद्दर उड़ोगे, राइट, क्योंकि अब आपको ठंडी लग रही है, राइट, तो इसी को हम वी चैटलिस प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उस सिस्टम पे कुछ चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या प्रेशर कुछ चेंज किया आपने, तो आपका जो सिस्टम है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप मतलब उस चेंज को, जो चेंज हुआ है ना, उसको वो अपोज कर सके। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पर, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पर जो हीट है ना वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना, राइट, यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब वो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ना वहां पर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, वो प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब उसको हीट चाहिए, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट दे रहे हो, तो वो तो उसके फेवर में होगा, राइट, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, राइट, और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी। क्लियर? ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट, तो मतलब उस सिस्टम को हीट चाहिए, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको हीट मिलेगी, राइट, वो उसके फेवर में हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर? अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट है ना वो रिलीज होती है, ओके, हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब सिस्टम को हीट नहीं चाहिए, ओके, वो प्रोसेस में जो हीट मतलब हीट रिलीज हो रही, मतलब उसको हीट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, क्योंकि वो तो उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर रहा है, राइट, तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, है ना, मतलब टेम्परेचर को आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बढ़ेगी, उल्टा होगा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? यहाँ पर उल्टा केस है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, मतलब सिस्टम को हीट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो वो तो उसके फेवर में नहीं है, राइट, तो सॉल्युबिलिटी को वो डिक्रीज कर देगा, राइट, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो ये होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। समझ आ गया? तो ये था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। आई होप समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं प्रेशर इफेक्ट। देखो एज सच प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के केस में। क्यों? क्योंकि देखो सॉलिड्स और लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो एज कम्पेयर टू गैस। गैस तो इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, राइट, लेकिन जो सॉलिड्स है और जो लिक्विड्स है दे आर नॉट हाईली कंप्रेसिबल, है ना, एज कम्पेयर टू गैस। इसलिए प्रेशर का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। थोड़ा सा होता है बट नॉट ज्यादा। ओके, तो pressure does not have any significant effect on the solubility of solids in liquid. Why? Because solids and liquids they are highly incompressible. क्या रीजन है? क्योंकि हम solids और liquids को compress नहीं कर सकते as compared to gas, इसीलिए pressure का as such कोई effect नहीं होता है on solubility of solids in liquids. Clear? तो ये हमने पढ़ा solubility of solids in liquids के बारे में, right? अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हम हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर? इसमें भी आते हैं बट हेनरीज लॉ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।